धन्यवाद छात्रों। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने प्रजातंत्र, उसका अर्थ एवं प्रजातंत्र के कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में देखते आ रहे हैं। जहाँ गुण होता है वहाँ कुछ अवगुण भी होता है। आइए आज हम प्रजातंत्र के कुछ दोषों के बारे में चर्चा करें। प्रजातंत्र को प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने सरकार का विकृत रूप बताया। कुछ लोगों के द्वारा प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी गई। कुछ लोगों ने इस सब से एक और आगे ही कदम बढ़ाते हुए प्रजातंत्र को बेवकूफों का या मूर्खों का शासन माना। जे.एस. मिल प्रजातंत्र को उत्तम शासन और जनता के चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा शासन माना है। परंतु जहां एक ओर प्रजातंत्र के कुछ गुण हैं तो इसके कुछ निश्चित रूप से दोष भी हैं। सर्वप्रथम प्रजातंत्र में हम पाते हैं कि प्रजातंत्र अयोग्यों का शासन है। प्लेटो के अनुसार प्रजातंत्र अयोग्यों का शासन होता है। लेखी जैसे विद्वानों के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र और अज्ञानी लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसकी संख्या निश्चित रूप से अधिक होती है। प्रजातंत्र का दूसरा दोष इसका अनुत्तरदायी होना भी माना जाता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत शासन व्यवस्था की बागडोर एक अव्यवस्थित भीड़ के हाथ में रहती है। एक ऐसा बहुमत लोगों के हाथों में शासन होता है जो अव्यवस्थित होता है, जिससे क्या होता है कि जनता के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। जनता में असंतोष की भावना रहती है कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत करनी है तो कहाँ की जाए, इसका जनता को ज्ञान नहीं रहता है। उस स्थिति में उसे के पास ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। प्रजातंत्र मनुष्यों के सार्वजनिक कार्यों के प्रति भी उदासीनता उत्पन्न करता है। इसका तीसरा दोष कोरा आदर्शवाद भी है। कोरा आदर्शवाद प्रजातंत्र लोगों के बीच समानता की भावना को स्वीकार तो करता है, परंतु स्वीकार करने के बावजूद वह
व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता। प्रजातंत्र में सिद्धांत के तौर पर उन सभी चीजों की मांग की जाती है जिनका इस व्यवहारिक जगत से कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रजातंत्र में एक सबसे बड़ा दोष यह भी पाया जाता है वीर पूजा का। प्रजातंत्र वीर पूजा की भावना पर आधारित होता है। वीर पूजा की भावना के कारण ही फ्रांस में नेपोलियन और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बना हुआ था। इसका अगला दोष बहुमत का अत्याचार है। चूंकि प्रजातंत्र में बहुमत का शासन होता है, इसलिए बहुमत अल्पसंख्यकों के हितों का गला घोंटने का प्रयास करता रहता है। अल्पसंख्यकों का जो हित होना चाहिए, उसके विकास, उसके संपुष्टि के लिए जो कार्य होने चाहिए, उन सबों का करने में, उन सब कार्यों को करने में उदासीन बना रहना भी प्रजातंत्र का दोष पाया जाता है। यह एक प्रकार से अल्पसंख्यकों के गला घोंटने के समान होता है। इसका अगला दोष धनवानों का शासन। प्रजातंत्र की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि शासन में धन वालों का ही बोलबाला होता है। धनी मानी लोग, बहुत उच्च स्तर तक परिविकार लोग जो काफी धनाढ्य होते हैं, वो शासन की सत्ता पर कब्जा जमाए रहते हैं। पैसों के बल पर प्रभावशाली और जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो गरीबों का मत खरीद लेते हैं। परिणाम यह होता है कि गरीबों के खरीदे हुए मत से वो विजयी हो जाते हैं और शासन पर काबिज हो जाते हैं। इस प्रकार चुनाव जीतने के बाद वे केवल धनवानों के हितों पर ही ख्याल रखते हैं और गरीबों के हित साधन की बात वो प्रायः भूल जाते हैं। इसका अगला दोष धन और समय का बर्बाद होना भी माना जाता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में धन और समय का बहुत अधिक अपव्यय होता है। इसमें प्रतिनिधियों के वेतन, भत्ता, निर्वाचन आदि के कारण बहुत अधिक खर्च की सीमा बढ़ जाती है। धन और समय के अपव्यय के कारण तथा निरर्थक वाद विवाद और संपत्ति के जरूरत से ज्यादा खर्च करने के कारण समय की इसमें बर्बादी होती है। यह इसलिए यह भी
एक प्रजातंत्र का दोष होता है। इसका दोष नैतिक दृष्टिकोण से भी हम प्रजातंत्र को गलत मानने लगते हैं। प्रजातंत्र के आलोचकों के दृष्टिकोण में भी प्रजातंत्र गलत धारणा पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत ईमानदारी और झूठ का बड़े पैमाने स्तर पर प्रचार किया जाता है। झूठ बोलना और निंदा करना ही प्रजातंत्र का नैतिक आधार बनता जा रहा है। इसकी प्रजातंत्र की एक अन्य बुराइयां दलगत बुराइयां भी हैं। दलगत भावना के कारण ही आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। हर कोई अपने आप को बलवान, शक्तिशाली और दूसरे की अपेक्षा ज्ञानी समझने लगते हैं। हर दल दूसरे दल को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। तो ये दलगत बुराइयां भी प्रजातंत्र का एक दोष होता है। प्रजातंत्र प्रणाली का अगला दोष संख्यात्मक शासन भी है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि शासन व्यवस्था में गुण पर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है। इस शासन व्यवस्था में योग्य और अल्पमत व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं रह जाता। जो योग्य होते हैं और अल्पसंख्यक होते हैं, उनके योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी योग्यता का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की जाती। तो संख्यात्मक शासन भी इसका प्रजातंत्र का एक दोष है। इसका एक सबसे बड़ा और दोष हम लोग देखते हैं कि यह सभ्यता विरोधी है। प्रजातंत्र व्यवस्था में सभ्यता, बौद्धिक उन्नति, साहित्य, कला और विज्ञान का विरोधी होना भी पाया जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने भी आधुनिक प्रजातंत्र में जनतंत्र के कुछ दोषों को स्वीकार किया है। जैसे ब्राइस ने भी शासन व्यवस्था को विकृत करने में प्रजातंत्र को धन बल प्रयोग करने का साधन माना है। ब्राइस मानता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का लाभ का पेशा बनाने की प्रवृत्ति होता है। लाभ को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पेशा बना लिया जाता है, पर शासन व्यवस्था में यह अत्यधिक व्यय करता है। इसमें समानता के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है। इतना ही नहीं छात्रों, इसमें दलबंदी पर भी
यह अधिक बल देता है, जिससे क्या होता है कि प्रशासकीय योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। ये सारे दोष हम प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में पाते हैं, परंतु इनके गुण दोषों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के दोषों के बावजूद भी अनेक गुण हैं, जिसके आधार पर हमारे भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली, हमारे भारत में नहीं वरन कुछ और अन्य देशों में भी प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। बस आज पुनः प्रजातांत्रिक व्यवस्था के दोषों पर हम विराम डालते हैं। अगले दिन हम इसके कुछ प्रजातंत्र के सफल होने के आवश्यक कौन कौन से शर्तें हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।